हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पोएट्री सेक्शन का नेक्स्ट पोएट्री है जिसका कि टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। और इसके जो ऑथर हैं थॉमस कैरियू। थॉमस कैरियू वॉज बॉर्न एट वेस्ट विकहैम इन 1595। थॉमस कैरियू का जो जन्म है वो वेस्ट विकहैम में 1595 में हुआ। ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल की। एंड हेल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू सर ड्यूडली कार्ल्टन एट वेनिस। और अपनी पढ़ाई के बाद ये सर ड्यूडली कार्ल्टन के सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने काम किया वेनिस में। ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द किंग एंड वॉज अपॉइंटेड एट किंग्स कोर्ट। और ये जो राजा थे उस समय किंग थे, क्योंकि ये 1595 की बात हो रही है, तो यूरोप में उस वक्त राजशाही चला करती थी। तो उस वक्त के जो राजा थे उनके ये काफ़ी पसंदीदा लोगों में से थे और इनको राजा के दरबार में नियुक्त भी किया गया था। थॉमस वॉज वन ऑफ द कैवलियर पोएट्स ऑफ द पीरियड ऑफ चार्ल्स वन एंड टू। तो जो वहाँ के राजा हुए चार्ल्स वन और टू के टाइम में, जैसे आपको मालूम है कि जो ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब पहले राजशाही चला करती थी तो वहाँ पे राजाओं के नाम चेंज नहीं होते थे। 1 2 3 4 ऐसे करके उनका टाइटल एक ही नाम से चला करता था और आगे के उनकी पीढ़ी के और जो राजा राज करते थे उनको 1 2 3 ऐसे करके नंबर दे दिए जाते थे। तो इसी तरीके से उस वक्त जो राजा थे चार्ल्स वन एंड टू, ये उनके टाइम में उनके कोर्ट में काफ़ी उनके पसंदीदा लोगों में से थे और उनको काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोइट्स के तौर पे वहाँ पर दरबार में उनकी जगह बनी हुई थी। ही वॉज नोन फॉर हिज लव पोएम द रैप्चर। और ये इनको एक अपनी कविता द रैप्चर के लिए जाना जाता है काफ़ी, जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन 1640। और सन 1640 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, यानी 1640 में इनकी मृत्यु हुई। अब ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके सिलेबस की पोएम्स वगैरह होती हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, ऑथर का नाम, ऑथर की बर्थ और डेथ की डिटेल पूछी जा सकती है कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। इसके अलावा पोएम का सेंट्रल आइडिया सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ होती है जो पूछी जाती है किसी भी पोएम का। और उस पोएम के बाकी के जो स्टेंजाज होते हैं उनका संदर्भ यानी कि रेफरेंस, उनका कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग, और उनकी व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। ये तीन चीज़ें एक स्टेंजा के तौर पे पूछी जा सकती हैं कि किसी पोएम का एक स्टेंजा आपको दिया जा सकता है और उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है स्टेंजास का। तो किसी भी पोएम में आप राइटर के बर्थ और डेथ का, उसकी जगह जान लीजिए, उसका ईयर जान लीजिए, सेंट्रल आइडिया जान लीजिए, और जितने उसमें स्टेंजास दिए हैं तो उनका संदर्भ तो एक ही रहता है, रेफरेंस तो एक ही रहेगा। रेफरेंस में ये आता है कि ये पोएम की लाइंस, द लाइंस ऑफ दिस पोएम्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसका टाइटल आ जाता है, और रिटन बाय, उसके ऑथर का नाम आ जाता है। तो ये तो संदर्भ हो जाता है। तो एक पोएम में जितने भी स्टेंजाज हों, संदर्भ सबका, ये रेफरेंस सबका एक ही रहेगा, और उसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो स्टेंजा में बताया गया है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्टेंजा अगर 4 या 6 लाइंस का है तो 1-2 लाइन में हम शॉर्ट में उस पूरे स्टेंजा में क्या बताया गया है उसको हम जब बताएंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है। और जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो डिटेल में समझाने के लिए, जो डिटेल में हम समझाते हैं कि उस पूरे स्टेंजा में क्या बताया है। तो डिटेल में जो बताएंगे वो एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में जो बताएंगे वो कॉन्टेक्स्ट, और पोएम का नाम और ऑथर का नाम ये रेफरेंस। तो अब इसमें शुरुआत कर रहे हैं हम सेंट्रल आइडिया से। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स फिज़िकल ब्यूटी। कि इस पोएम में जो पोएट है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की तारीफ़ कर रहा है, उसका जो है अच्छा बता रहा है उसको, कंडेम्स फिज़िकल ब्यूटी। और किसी भी इंसान की शारीरिक सौंदर्य होता है, दिखने में वो कोई अगर इंसान अच्छा होता है तो ऐसे सौंदर्य को वो अच्छा नहीं मान रहा, उसकी निंदा कर रहा है। और तारीफ़ किसकी कर रहा है? स्पिरिचुअल ब्यूटी की, आध्यात्मिक सौंदर्य। आध्यात्मिक सौंदर्य का क्या मतलब होता है
कि एक इंसान अंदर से कैसा है, अपनी आत्मा से कैसा है, धार्मिक आधार पर या सामाजिक आधार पर लोगों के साथ व्यवहार में, धर्म कर्म में वो कैसा है। अगर वो उसमें अच्छा है और दिखने में अच्छा नहीं भी है तो असली सौंदर्य वही है। ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड द फीलिंग ऑफ लव ड्यू टू इट डाइज विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स। और वो ये भी कहता है पोएट इसमें कि जो शारीरिक सौंदर्य है, इस शारीरिक सौंदर्य की वजह से जो फीलिंग्स पैदा होती हैं या किसी इंसान एक दूसरे इंसान के सुंदरता को देख के अगर उससे इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो वो इम्प्रेस होना, वो प्रभावित होना भी कम टाइम के लिए रहता है। क्योंकि जितने टाइम में सौंदर्य ख़त्म हो जाएगा, किसी की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, तो उतने ही टाइम में हमारा जो हम उससे प्रभावित थे उस इंसान से, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे जैसे उसका शारीरिक सौंदर्य ढलता है किसी इंसान का, वैसे ही हमारा इम्प्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स। और जो असली सौंदर्य है वो एक स्मूथ, यानी कि जिसमें कोई, जैसे रास्ते को हम स्मूथ मानते हैं, एक उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, एक स्मूथ रोड होती है, तो जिसका कि दिल दिमाग बिल्कुल स्थिर हो, दृढ़ हो, यानी उसका दिमाग बात बात पे भटकता ना हो किसी इंसान का, उसकी सोच बिल्कुल साफ़ सुथरी, सड़क की, चिकनी सड़क की तरह से साफ़ सुथरी, स्मूथ हो। जेंटल थॉट्स मतलब उसके विचार भी सॉफ्ट हों, नर्म हों। काम डिज़ायर्स, शांत, उसकी बिल्कुल जो इच्छाएं हैं वो भी शांति वाली हों। मतलब ये है सीधा कि वो ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट, दुनियादारी, पैसा या बहुत सारी इच्छाएं, दूसरों की चीज़ को देख के अपने मन में इच्छा पैदा हो जाना, ये सारी चीज़ों से जो दूर हो, वैसा इंसान को ही असली सौंदर्य उसका माना जा सकता है। इट नेवर डाइज एंड गोज़ ऑन इंस्पायरिंग इट्स एडमायरर, इट इज़ एवर लास्टिंग। और ऐसा जो सौंदर्य होता है वो कभी मरता नहीं है, और वो उन लोगों को इंस्पायर ही करता है जो ऐसे सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, और ये हमेशा रहने वाला होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। द पोएट दस प्रेजेस द लव बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड सोल एंड रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज़। और जो पोएट है वो ऐसे प्रेम को, जो किसी से हम इम्प्रेस होते हैं, उससे अगर हम प्रभावित होकर प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जो उसके गुणों के ऊपर, उसके आधार पर वो प्रेम हमारा पैदा हुआ हो, उसी प्रेम को ये सच्चा कह रहे हैं। किसी के पैसे से प्रभावित होकर, किसी की सुंदरता से प्रभावित होकर जो प्रेम होता है, उसको ये सही नहीं कह रहे हैं, उसको ये गलत मान रहे हैं। अब ये आगे स्टेंजा पे आते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप्स एडमायर्स or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो ये सोचते हैं कि किसी के लाल लाल गाल हों और मूंगे की तरह बिल्कुल सुर्ख उसके होंठ हों किसी के, और स्टार लाइक, तारे की तरह चमकती हुई आँखें हों, तो वही सुंदर होता है। और इन्हीं चीज़ों को देख के जो उसकी प्रेम की फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, वो अगर इन चीज़ों से बढ़ रही है, यानी इन क्वालिटीज़ को जो उसने देखी कि उसके गाल कैसे हैं, किसी की आँखें कैसी हैं, किसी के होंठ कैसे हैं, अगर ये देख के उसने अपना प्रेम बढ़ाया है, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके। और जैसा कि बताया जा रहा है कि टाइम मेक्स दीज डेके, जो वक्त है वो इनको, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। किस चीज़ को ख़त्म कर देता है? सुंदरता को। तो जब सुंदरता ख़त्म हो जाती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो उसी तरीके से जो प्रेम की अग्नि है, जो किसी ने अपने अंदर फीलिंग्स जगाई हुई हैं, जिसको कि यहाँ अग्नि का नाम दिया जा रहा है, फायर या फ्लेम का नाम दिया जा रहा है, तो वो अगर प्यार की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग को इस वजह से किसी ने जगाया था, किसी की सुंदरता को, तो जिस तरह से सुंदरता टाइम के साथ चली जाती है, उसी तरह से ये जिस इंसान ने उस सुंदरता को देख के वो प्रेम अपने मन में जगाया था, तो वो भी उसी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब इस स्टेंजा का जैसे अगर रेफरेंस पूछा जाएगा, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय
थॉमस कैरियो। ये रेफरेंस आ जाएगा, यही रेफरेंस अगले स्टेंजा का भी रहेगा क्योंकि इस पोएम में 2 ही स्टेंजा हैं। फिर ये जो अगर कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ब्यूटी डिकेज विद टाइम। और ये अगर हिंदी में समझना है तो यहाँ पे ये है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम बीतते समय के साथ फीका पड़ जाता है क्योंकि समय के साथ शारीरिक सुंदरता भी कम हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन अभी आपको बताया है एक कॉमन भाषा में, यहाँ पे थोड़ी किताबी भाषा है। तो आपको ज़रूरी ये है कि इस चीज़ का सही एक जो मीनिंग है वो आप क्लियर बता सकें लिख के जब उसका समझाएं। ज़्यादा टेक्निकल भाषा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह स्टेंजा को समझ जाएं और अपने ओन वर्ड्स में भी लिख दें तो उसको माना जाएगा। और अगर ये एज इट इज़ लैंग्वेज भी लिखना चाहें, अगर आप, ये फिर लर्न करने वाली बात आ जाएगी। तो अगर आप समझ के अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो भी ठीक है, वो ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मेहनत समझने में करनी है और ये लर्न करने वाली बात हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट मैनी पीपल थिंक दैट हैविंग चीक्स एज रेड एज रोज, लिप्स एज रेड एज कोरल एंड आईज एज ब्राइट एज स्टार मेक अ वुमन ब्यूटीफुल। यानी कि यहाँ पर पोएट कहता है कि लोग सोचते हैं कि अगर गाल गुलाब की तरह लाल हों, लिप्स, होंठ जो है कोरल यानी मूंगा एक पत्थर होता है जो समुद्र के अंदर निकलता है, उसका कलर काफ़ी वैसा ब्राइट होता है, चमकीला, तो उसकी तरह से किसी के होंठ हों और तारे जैसी आँखें हों तभी किसी वुमन को और किसी महिला को, किसी नारी को सुंदर माना जाएगा। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। दीज फिज़िकल अट्रैक्शंस सप्लाई फ्यूल टू द राइज फॉर देयर लव। और ये जो दिखने में जो सुंदर चीज़ें होती हैं, ये उन इंसानों को, जो इंसान इन्हीं चीज़ों को सुंदरता मानते हैं, उनकी फीलिंग्स में, उनके प्रेम में उसको भड़काने का काम करती हैं। हाउ एवर फिज़िकल ब्यूटी इज़ टेम्परेरी। जबकि ये जो फिज़िकल ब्यूटी है, शारीरिक सौंदर्य है, जो दिखने वाली सुंदरता है, ये टेम्परेरी है, ये अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है। इट विल डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाने वाली चीज़ होती है। वैन इट विल फेड अवे, जब ये फीकी पड़ जाएगी, यानी उम्र के साथ, किसी की उम्र 20 साल होगी तो उसमें ये सब चीज़ें, क्वालिटीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जब उसी की उम्र 50-60 साल हो जाएगी तब वैसा का वैसा ही तो रहेगा नहीं। तब आपको क्या सुंदरता दिखाई देगी। द लवर विल हैव नो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फिर क्या है, जो प्रेम करने वाला है, अगर उसने इन्हीं सब चीज़ों को देख के प्रेम किया था तो फिर उसके लिए क्या बचेगा, क्या रह जाएगा, किस चीज़ से वो प्रेम करेगा। सो हिज फीलिंग्स ऑफ लव विल ऑल्सो डाई। तो उसकी जो प्रेम की भावना है वो भी मर जाएंगी। दस अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय फिजिकल ब्यूटी बिकॉज इट इज़ नॉट परमानेंट। तो इसीलिए किसी इंसान को शारीरिक सुंदरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर ये दूसरा स्टेंजा है। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। अब क्या है कि ये जो लाइन्स हैं यहाँ पर, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, कि एक स्मूथ यानी कि सीधा सादा, जिसमें ज़्यादा कोई ऊंचा नीचे या ऊबड़ खाबड़ चीज़ें ना हो। ऊबड़ खाबड़ का मतलब कि किसी का दिमाग ऐसा हो कि कभी कुछ सोचे, कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब एक सीधी सीधी सोच वाला कोई अगर इंसान है, मजबूत सोच वाला इंसान है और उसके पास ऐसा दिल है कि फीलिंग एक तरफ है तो उतनी ही सामने भी दूसरी तरफ है। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, यानी कि उसके भी दिल में उतना ही प्यार हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और एक उससे कुछ ऐसी प्यार की ज्योति जले जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली ना हो। और वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ ये सारी चीज़ें ना हों, सिर्फ लवली चीक्स यानी कि सुंदर गाल या सुंदर आँखें या लिप्स या होंठ ही सुंदर हों, तो ऐसे सुंदर गाल, ऐसी सुंदर आँखें और ऐसे सुंदर होंठों को
से मैं घृणा करता हूँ या मैं उनको पसंद नहीं करता। ये इसका यहाँ पर मतलब है। अब इधर पे जो संदर्भ है, रेफरेंस, वो एज इट इज़ है, जैसे लिखा है, सेम एज जैसा बताया था आपको सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में द पोएट ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल बिकॉज इट इज़ परमानेंट एंड ही रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी एज डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज़। तो जो कवि है वो आत्मा की सुंदरता की तारीफ़ कर रहा है, और क्योंकि वो हमेशा रहने वाली है, और शारीरिक सुंदरता या दिखने वाली सुंदरता को अच्छा नहीं मान के उसको वो छोड़ रहा है या उसको अपनाने के लिए नहीं कह रहा है। जो इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोएट सेज दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, इन जेंटल थॉट्स एंड इन काम डिज़ायर्स। अ वुमन विथ अ कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड, with noble thoughts and simple desires will always be a source of inspiration। और कवि जो कह रहा है कि सच्चा सौंदर्य मृदु, मृदु का मतलब सॉफ्ट, और सॉफ्ट भी हो लेकिन स्ट्रांग हो मन, ऐसे कोई मन वाली, शिष्ट व्यवहार, उसका आचरण अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, शांत इच्छाएँ, मतलब उसकी ऐसी कोई भड़कीली इच्छाएँ जैसे बहुत से लोगों का होता है कि मुझे तो यही पहनना है, मुझे तो यही पहनना है, या मुझे इधर ही जाना है, ये खाना है। तो ऐसी जो वैसी इच्छाएं होती हैं तो वो आत्मा की सुंदरता वाला इंसान उसको नहीं कहा जा सकता। सुंदर विचार, एकनिष्ठ एवं शुद्ध इच्छा, स्थिर मन वाली महिला हमेशा प्रेरणा की स्रोत होती है। तो ऐसी कोई अगर महिला हो जिसमें ये, भले ही वो दिखने में उसके गाल जो है लाल ना हो, आंखें सितारे तारे जैसी ना हो, और होंठ उसके मूंगे जैसे ना भी हों, लेकिन उसमें अगर ये गुण हैं तो वो सही मायनों में सुंदर कहलाएगी, और उससे हमेशा प्रेरणा ली जा सकती है, उससे हमेशा प्रेरणा मिलेगी। और उसके जो पवित्र मन, उसका जो साफ़ सुथरा मन और साफ़ सुथरा दिल होगा, उससे जो प्रेम उत्पन्न होगा वो हमेशा रहने वाला होगा। ऐसे गुणों पर आधारित प्रेम कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, और इस तरह का जो प्रेम होगा वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। ये प्रेम को नई भावनाओं के साथ प्रेरित करता रहता है, इससे हमेशा मतलब प्रेरणा ही मिलेगी। इस प्रकार कवि मन एवं आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है तथा शारीरिक सौंदर्य की निंदा कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इनको बताते हुए कवि का कहना ये है कि शारीरिक सुंदरता सही मायनों में सुंदरता नहीं है, और आत्मा की सुंदरता ही सही मायनों में सुंदरता है। तो ये आपकी पोएम यहाँ कंप्लीट हो गई है, उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसका ये सेंट्रल आइडिया भी हो गया है, और सारे जो 2 स्टैंजा थे वो विथ रेफरेंस, विथ कॉन्टेक्स्ट और विथ एक्सप्लेनेशन आपके ये कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको सही से कई बार रीड करके समझ लिया, और आप इसका अच्छी तरह से अगर कुछ एग्ज़ाम में आता है तो आप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।